नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का स्टडी ग्लोस पर। आज हम लोग पीआईबी न्यूज एनालिसिस को कवर करने वाले हैं। थर्ड वीक आज लेकर चलेंगे। कई बार विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं कि सर, हम जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारे आंसर के अंदर कुछ वैलिड पॉइंट्स कैसे इंक्लूड करें और ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो पॉइंट वैलिड है कि नहीं है। चलिए इस बात का आप लोग आंसर सुनिए। देखिए, जब भी आप लोग आंसर को लिखते हैं तो वहां पर पीआईबी को रेफरेंस के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि ये न्यूज जो है वो पीआईबी के अंदर आई है। जब भी आप लोग आंसर लिखें तो ब्रैकेट के अंदर आप लोग उसको रख सकते हैं ताकि चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो उसको ये देख सके कि हाँ, बिल्कुल ये न्यूज जो ली गई है वो बिल्कुल वैलिड है और इससे आपका आंसर जो है वो और भी ओरिजिनल दिखाई देता है। इसके साथ में ही जो भी प्रीलिम्स और पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर पीआईबी न्यूज काफी हेल्प करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के न्यूज एनालिसिस की। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ और क्विज भी अवेलेबल हो जाएगा। आज जो भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो भी वाटर क्राइसिस है इसके लिए वन वाटर अप्रोच, इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ऑक्सफैम के द्वारा रिसेंटली रिलीज की गई है, क्या है इस रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, संतुलित जो कार्रवाई है वो कैसे की जा रही है और भारत जो है वो इसमें कहां पर स्थान रखता है। अब्राहम अकॉर्ड की बात करेंगे और अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल ने कौन सा वहां पर सिग्नेचर किया था, किस समझौते पर साइन किया था व्हाइट हाउस के अंदर, उसकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो SC ST है उस सूची के अंदर शामिल करने या हटाए जाने की आखिरकार प्रक्रिया क्या है। इसके बाद में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों का साथ है तो शुरुआत करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन की। आप लोग को पता है कि पानी की हर बूंद जो है वो बहुत कीमती होती है। आप पैसा ले लीजिए लेकिन पानी दे दीजिए, ये दिन जो है वो जल्द ही आने वाले हैं। आज सोचकर देखिए कि जिस समय हम लोग कुओं या फिर बोरवेल जो है उनसे पानी पीते थे, कोई भी पानी हमको खरीदकर नहीं पीना पड़ता था। आज बिस्लरी एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो कि अपना पानी जो है वो लगभग 20 रुपए में पर लीटर जो है वो सेल करता है। तो पानी बेचने की कगार पर तो आ चुका है। क्या पास्ट के अंदर किसी ने सोचा होगा कि पानी को भी बेचा जाएगा? तो यहां पर देखिए, अभी वर्तमान में क्या ऑक्सीजन बिक रही है? ऑक्सीजन जो है वो क्या जनरल जितने भी पीपल्स हैं उनके लिए क्या ऑक्सीजन जो है मार्केट में सेल हो रही है? ऐसा नहीं है ना। लेकिन फ्यूचर के अंदर ये होगा कि ऑक्सीजन जो है उसके सिलेंडर जो है वो मार्केट में आसानी से एक जनरल पीपल के लिए मिल जाएंगे और हर कोई जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमेगा, क्योंकि पानी के लिए पहला कभी ऐसा सोचा नहीं था। आगे जो है ऑक्सीजन के लिए भी ऐसा ही होगा। तो जो पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, इसके लिए वन वाटर अप्रोच जो है वो अपनाई जा रही है। तो देखेंगे हम लोग कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या स्टेटस है वाटर क्राइसिस का, इंडिया के अंदर इसका क्या स्टेटस है, और इसके साथ में हम लोग देखेंगे कि वाटर क्राइसिस के क्या इंपैक्ट होते हैं। और ये तो हम लोग समझेंगे ही कि वन वाटर अप्रोच जो है वो आखिरकार होती क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या सिग्निफिकेंस है। इन तमाम बातों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली आप लोग को एक अप्रोच के बारे में पता चला होगा जिसका नाम है वन वाटर अप्रोच। ये जो वन वाटर अप्रोच है ये क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो भी वाटर क्राइसिस है और इसके मैनेजमेंट को लेकर एक वन वाटर अप्रोच जो है इसको रिसेंटली फॉर्मुलेट किया गया है। इसमें है क्या, सबसे पहले वो समझेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह अनुमान लगाया है कि 2050 तक 4 अरब लोग पानी की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से जल बंटवारे को लेकर देशों के बीच कई संघर्ष भी हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने आर्टिकल नंबर 263 पढ़ा होगा, 262 पढ़ा होगा, 263 पढ़ा होगा। वहां पर हम लोग इंटर स्टेट काउंसिल्स की बात करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स क्यों बनाई जाती है? कई बार बहुत सारे डिस्प्यूट जो है वो बिटवीन टू स्टेट्स होते हैं, उनमें से ही एक डिस्प्यूट जो है वो वाटर क्राइसिस को लेकर होता है। जैसे अब तक अगर हम लोग बात करें तो ये जो काउंसिल्स है उनका लगभग 8 काउंसिल्स ऐसी बन चुकी हैं वाटर डिस्प्यूट्स को लेकर, जो कि बहुत सारे राज्यों के अंदर गठित की जा चुकी है। जैसे हम लोग देखें कि नर्मदा नदी जो है, कावेरी नदी है, इसको लेकर 2 राज्यों के बीच में जो है वो विवाद है। ठीक है, ऐसे डिस्प्यूट जो है वो देखे जाते हैं। तो अभी हम लोग इतने कम डिस्प्यूट देख रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा जो जल बंटवारे को लेकर संकट जो है उत्पन्न होने वाले हैं। अभी राज्यों के अंदर डिस्प्यूट है, देशों के अंदर भी डिस्प्यूट होता है। जैसे भारत बांग्लादेश के बीच में आप लोगों ने फैनी नदी का नाम सुना होगा। फैनी नदी जो है वो त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश के अंदर जाती है।
पहले तो ये डिस्प्यूट काफी था, लेकिन अब जो है काफी हद तक इसको सुलझाया जा चुका है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि 2050 तक 4 अरब लोग जो है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर हम लोग स्टेटस देखें वाटर क्राइसिस का, तो पूरे विश्व में 31 देश पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और 2025 तक 48 देश गंभीर पानी की जो कमी है उसका सामना कर रहे होंगे। वर्ष 2019 के वैश्विक सूखा जोखिम और जल तनाव मानचित्र बात की जा रही है, ग्लोबल ड्रॉट रिस्क एंड वाटर स्ट्रेस मैप 2019 की। आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में इसका जिक्र जरूर कीजिएगा, आपका आंसर जो है वो काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये कहता है कि इसके अनुसार भारत का जो महत्वपूर्ण भूभाग है, जो लैंड एरिया है, विशेष रूप से पश्चिमी जहां पर डेजर्ट है, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में अत्यधिक जो वाटर क्राइसिस है उससे ग्रस्त है और पानी की कमी का वो सामना कर रहे हैं। तो पश्चिम में आप लोगों को पता है कि थार का डेजर्ट है और थार के डेजर्ट के अंदर वैसे ही पानी की कमी है। बीच में मध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड है, वहां पर पानी की इतना ज्यादा कमी होती है कि दूसरे जो राज्य है वहां से पानी जो है वो उधार भी कई बार लेना पड़ता है। इसके साथ में ही जो पेनिनसुलर प्लेटू है वहां पर भी आपको तेलंगाना के अंदर सूखा मिलेगा। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, हम लोग बात करें पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तरी क्षेत्र की, वहां पर वाटर क्राइसिस काफी ज्यादा रहता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जिसका नाम है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2018 के अंदर रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि 600 मिलियन पीपल जो है वो गंभीर पानी की समस्या का क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। ये जो आप लोग डिटेल्स देख रहे हैं, इन डिटेल्स को आप लोग जरूर यूज कीजिएगा आंसर राइटिंग के अंदर। अगर हम लोग वाटर क्राइसिस के इंपैक्ट को देखते हैं तो आज आप लोग देखते हैं कि राज्यों के बीच में विवाद है। राज्य छोड़िए, आज अपने घरों के अंदर ले लीजिए, अगर पानी एक दिन नहीं आता है और पड़ोस के घर में पानी आ रहा है तो हाहाकार जो है वो मच जाता है। दो पड़ोसी के बीच में जो है झगड़े हो जाते हैं पानी को लेकर। आप लोग देखते हैं कि आए दिन जो है वो झगड़े देखने को मिलते हैं। तो राज्य क्या, पड़ोस क्या, देश क्या, पूरे विश्व में जो है वो जल संकट बना हुआ है। क्या इंपैक्ट है कि ग्रामीण और शहरी जल विवाद उत्पन्न होने की बहुत संभावना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जल की कमी जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। जल संकट क्षेत्रीय और अंतर्देशीय प्रतिस्पर्धा का कारण बनता है, जैसे कि देशों के बीच में जल विवाद जो है वो देखे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें ऑन द ग्लोबल बेसिस, तो ग्लोबल बेसिस के अंदर अभी जो है वो साइलेंट क्राइसिस चल रहे हैं, इतना ज्यादा हाईलाइट ये इशू नहीं हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा हाईलाइट हो सकता है। तो लाखों लोगों के जीने और अपनी आजीविका चलाने के लिए आवश्यक पानी से जो है वो उनको वंचित किया जा रहा है। नीड फॉर वन वाटर अप्रोच, ये वन वाटर अप्रोच क्या है वो सुन लेते हैं। यूएन पानी की ओर यानी कि वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जल को उसके सभी रूपों में महत्व देने में विफलता, जल के अलग अलग रूप होते हैं कि जैसे नदी का जल है, समंदर का जल है ना, सैलाइन वाटर है, इसके साथ में आप जो है बात करते हैं मीठे पानी की, हर उसका रूप जो है वो अलग अलग है। जल के जो मिसमैनेजमेंट के कारण जो है वो पूरा का पूरा ये क्राइसिस बन जाता है। तो वन वाटर अप्रोच ये कहती है कि बेसिकली जल जो है यानी कि पानी जो है इसको एक अप्रोच के अंदर लाकर ही जो है वो बचाया जा सकता है। अलग अलग अगर हम लोग अप्रोच लगाएंगे तो इससे मिसमैनेजमेंट होगा और जल को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। इसका ये मानना है कि जल मूल्यवान है, चाहे उसका स्रोत हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जल संसाधनों को लेकर हमारे पानी, पीने के पानी, अपशिष्ट जल, तूफान के पानी तक कुछ भी हो सकता है। मतलब पानी का जो है वो अलग अलग रूप है। तो इसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच जो है वो अपनाई जानी चाहिए। जैसे वन वाटर अप्रोच का तात्पर्य है कि जल से संबंधित निवेशों को आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करना चाहिए। क्या है वन वाटर अप्रोच, ये आपके प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है। तो वाटर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो है शुड प्रोवाइड इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल रिटर्न्स जो है उसके होने चाहिए। तो वाटरशेड स्केल पर सोच और कार्रवाई के माध्यम से किसी क्षेत्र के प्राकृतिक, पारिस्थितिकी तंत्र, भूविज्ञान और जल विज्ञान का प्रबंधन किया जाना चाहिए। भागीदारी और समावेशन के अगर हम लोग देखें तो जल संकट से निपटने में वास्तविक प्रगति और उपलब्धियां तभी हासिल होंगी जब सभी हितधारक एक साथ आगे आकर इस संबंध में निर्णय लेंगे। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, जब भी एकजुट होता है संसार, राज्य, देश, उस समय कोई ना कोई बड़ा निर्णय जो है, डिसीजन वो लिया जाता है। तो हमको वन वाटर अप्रोच के तहत एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है ये अलग अलग रूपों में भले ही है लेकिन है केवल एक ही सब्सटेंस H2O। ये H2O की अलग अलग फॉर्मेशंस हैं। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है
सबसे पहले कि रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, सुरक्षित स्वच्छ जल आपूर्ति, जल भ्रत पुनर्भरण, देखिए फ्लड प्रोटेक्शन, ठीक है, फिर बाढ़ से सुरक्षा है, एक्वीफायर रिचार्ज है, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, एफिशिएंट यूज एंड रीयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन है इनका जो है वो कैसा यूज होना चाहिए, एक एफिशिएंट यूज होना चाहिए। इसके साथ में ही जलवायु के प्रति लचीलापन यानी कि रेजिलेंस टू क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इक्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी, टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये सब चीजें जो है ये इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं वन वाटर अप्रोच के। लेकिन इसका सिग्निफिकेंट क्या है? देखिए आजकल गांव में तो फिर भी पानी है, लेकिन शहरों के अंदर बहुत बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। डैम्स जो है बड़े बड़े, उनसे पानी सप्लाई होता है शहरों के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितने समय तक ये सप्लाई हो पाएगा, जब तक पानी है तब तक। लेकिन पानी को अगर हम लोग मिसमैनेज तरीके से उसको स्टोर करेंगे तो फिर हमारे लिए संकट जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो शहरी चुनौतियों से निपटने हेतु संसाधनों के प्रबंधन के लिए वन वाटर अप्रोच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिफ्ट नीडेड फ्रॉम सिंगल माइंडेड लीनियर वाटर मैनेजमेंट टू मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। तो हम लोगों को एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो अपनाने की जरूरत है, ताकि जितने भी घर हैं शहरों के अंदर या शहरी पूरा जितना भी वातावरण है वहां पर केवल एक अप्रोच को अपना कर पूरे की पूरे जल को क्या किया सके, वहां पर बचाया जा सके। अगर हम लोग केस स्टडी में बात करें तो आपकी एथिक्स के अंदर 4th पेपर में आ सकता है, याद रखिएगा। सिंगापुर का एग्जांपल इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिया गया है। जीरो वेस्ट नेशन का दर्जा जो है वो सिंगापुर को दिया गया। सिंगापुर में जल एवं अन्य सामग्रियों के उपभोग को कम करके और उनका पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके उन्हें दूसरा जीवन देकर शून्य अपशिष्ट राष्ट्र यानी कि जीरो वेस्ट नेशन बनाने की दिशा में काम कर रहा है। यहां दशकों से वन वाटर अप्रोच का जो है वो पालन किया जा रहा है। सिंगापुर इसका एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि वहां के सिटीजन्स को बेहतरीन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो फैसिलिटीज तभी मायने रखती है जब उनके आप वाटर क्राइसिस को दूर करें। सिंगापुर ने क्या किया है कि बेसिकली कि जितने भी जल या फिर इसके काम में आने वाले और भी कई संसाधन हैं उनके उपभोग को कम किया है उन्होंने, मतलब पानी के यूज को बहुत कम किया है। इसका रिप्लेसमेंट जो है वो उन्होंने ढूंढा है और पानी को वापस कैसे यूज कर सकते हैं ये पूरा का पूरा वन वाटर अप्रोच के अंदर इन्होंने शामिल किया है। तो भारत इससे ये सीख सकता है कि जहां पर हम लोग पानी को रिसाइकल करने से बचते हैं तो रिसाइकल करके जो है वो उसका यूज करना चाहिए और इसके साथ में ही कम से कम पानी का हम लोग यूज करें। खासकर शहरी क्षेत्रों के अंदर ये बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर हम लोग लॉस एंजलिस की बात करें तो वन वाटर लॉस एंजलिस ने 3 लेग्ड स्टूल अप्रोच है ना, 3 लेग्ड स्टूल अप्रोच जो है इसको अपनाया। यह योजना रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग करके पानी की गुणवत्ता में सुधार, जल आपूर्ति वृद्धि और बाढ़ जोखिम शमन सुनिश्चित करती है। तो बेसिकली वही है कि पानी को कैसे रिसाइकिल किया जाए, कैसे उसको बेहतर शुद्ध किया जाए, मिनरल जो है उसमें कैसे ऐड किए जाए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए अगर आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप एक बल्ब लीजिए, ठीक है, और उसको जो है करंट से यानी कि जो है उसमें सप्लाई कर दीजिए। सप्लाई करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि एक बार तो बल्ब जल जाएगा। अच्छा, उसके 2 तार जो है वो पानी के अंदर आप लोग जो है उसको डुबोइए। तो पानी जो है वो एक तरीके से कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर दोनों तार को डुबोएंगे तो बल्ब जो है वो जलेगा नहीं। लेकिन इसकी जगह कोई मिनरल्स का पानी है तो वहां पर आप लोग ये पाएंगे कि वो जो है वो उस बल्ब को जला देता है। तो जिस वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं उसकी ज्यादा क्वालिटी होती है। तो जो पानी हम लोग रिसाइकिल करेंगे उसमें केवल मिनरल्स को ऐड करने की जरूरत है, बाकी काम जो है वो अपने आप हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के बारे में, जो है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, यानी कि भारत के अंदर जो भेदभाव होता है इसके लिए ऑक्सफैम इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है। जानते हैं कि इसके की हाइलाइट्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, रीजन क्या है डिस्क्रिमिनेशन का, और रिकमेंडेशन क्या दी गई है, क्या बेसिक्स हैं, और अबाउट टू ऑक्सफैम इंटरनेशनल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो रिसेंटली ऑक्सफैम के द्वारा महिलाओं के ऊपर और ऐसी कम्युनिटीज के ऊपर जो कि बिल्कुल मार्जिनल फेस पर खड़ी है उनके लिए एक रिपोर्ट जो है वो ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। जानेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव वो होता है, क्या वास्तव में भारत के अंदर भारत के ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो सही है कि इतना ज्यादा भेदभाव जो है वो भारत के अंदर महिलाओं पुरुषों को लेकर होता है। जानते हैं। देखिए, भारतीय महिलाओं को नौकरी के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये तो बहुत सटीक बात है कि महिलाएं जो है वो बहुत कम जॉब जो है वो अर्न कर पाती है और समान योग्यता अनुभव होने पर भी पुरुषों से कम जो है उनको वेतन मिलता है। आई थिंक आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें आर्टिकल 39 को आप लोग देखिएगा।
आर्टिकल 39 के अंदर समान काम के लिए समान वेतन है ना, तो इक्वल जो वर्क है उसके लिए इक्वल सैलरी के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को अपनाते नहीं हैं। अगर इसको मान लीजिए कि डीपीएसपी से उठाकर फंडामेंटल राइट्स बना दिया है, तो उस समय पुरुष और महिला के बीच में जो भी सैलरी को लेकर अंतर होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें रोजगार और पुरुषों एवं महिलाओं के बीच कमाई के अंतर को, तो लैंगिक भेदभाव 90% से अधिक जिम्मेदार है। 90% तक हम लोग जिम्मेदार मानते हैं किसको? किसको मानते हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को। बेसिकली होता क्या है कि महिला है तो महिला को काम की जरूरत पड़ती है, तभी वो घर से बाहर निकलती है, और इसी चीज का फायदा जो है वो कौन उठाता है? उस कंपनी का ऑनर उठाता है। उसको पता है कि यार इसको जॉब की जरूरत है, वो जॉब करेगी करेगी, तो उसको कम सैलरी जो है वो ऑफर की जाती है कि आप इस सैलरी में काम करेंगे, वो झट से हाँ कह देती है। लेकिन उसी सैलरी के अंदर पुरुष जो है वो काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जो मेल कैंडिडेट है वो अपनी कंपनी बहुत जल्दी से चेंज कर देगा अगर उसको मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं, एससी एसटी और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ये तो आप लोग देखते ही हैं। ये बेसिकली क्या है कि हमारे सोशल मैकेनिज्म के अंदर एससी एसटी मुस्लिम्स हैं या फिर कोई अन्य वर्ग है या थर्ड जेंडर की भी हम लोग बात करें तो उनको भी जो है बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एससी एसटी से जो है वो 5,000 रुपए कम कमाते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अगर जो है अगर हम लोग बात करें पुरुष की, वो अगर 10,000 रुपए कमाता है तो महिला को वहीं पर उसी काम के लिए 5,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। इसको आप लोग कंपेयर कर सकते हैं एससी एसटी या फिर मुस्लिम के साथ में। ठीक है, तो गैर मुस्लिम मुस्लिम की तुलना में 7,000 रुपए जो है वो अधिक कमाते हैं। ये बात तो फैक्ट है, अगर रिपोर्ट में कहा है तो हाँ बिल्कुल सही होगी, और आप लोग मेंस एग्जाम के अंदर इस रिपोर्ट का हवाला जो है वो दे सकते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में महिलाओं का श्रम बल केवल 25.1% हिस्सा था, जबकि 2004-5 में यह 42.7% था। देखिए, कहते हैं ना कि हम लोग आगे बढ़ गए। कहां आगे बढ़ गए हैं? 2020-21 के अंदर जो यहां पर पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, वो लेबर फोर्स के अंदर केवल कितना है? 5.1% अभी तक रहा है, लेकिन इससे पहले ही ज्यादा था, 42.7 था। तो मतलब पहले से जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। महिलाएं जो हैं उनका लेबर फोर्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो काफी कम हुआ है। अब इसके रीजन क्या है? रीजन है कि सामाजिक और नियोक्ता के पूर्वाग्रह, यानी कि सोशल एंड एम्प्लॉइज जो प्रीजुडिश हैं कि महिला जो है वो कम काम कर पाएगी, महिला अपने बच्चे को संभालेगी, बार बार छुट्टियां लेगी, तो ये पहले से क्या है कि उनके माइंड में सेट होता है, इसलिए वो कम वेतन जो है उसको देते हैं। इसके साथ में उसके ऊपर बहुत सारी डोमेस्टिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घरेलू जिम्मेदारियां उसके ऊपर रहती है, सामाजिक स्थिति ऐसी रहती है। इसके कारण अच्छी तरह से योग्य महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो अच्छी अच्छी जो सैलरी है वो प्राप्त नहीं कर पाता। शिक्षा या कार्य अनुभव जो है वो उनका जो है खराब पहुंच रहती है। फिर हम लोग बात करें लेबर फोर्स की, स्किल्स की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, या फिर उनके अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंट फ्लेक्सिबल जो वर्क प्लेस है उसमें महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित जो है वो किया जाना चाहिए। घरेलू और देखभाल की काम का अधिक समान वितरण जो है वो किया जाना चाहिए। मतलब घर पे काम रहता है, घर की देखभाल करनी पड़ती है, यहां तक कि संडे जो है उसका लुत्फ तो बच्चे और मेल कैंडिडेट जो है वो उठाते हैं। महिलाओं को के लिए काम जो है वो और बढ़ जाता है, दुगना काम हो जाता है उस दिन। तो कोई भी छुट्टी जो है वो उनके लिए नहीं होती है, इसलिए अब जो है इनके काम की भी वितरण की बारी आ चुकी है। तो रिपोर्ट बेसिकली ये कहती है कि जिस काम को महिलाएं कर रही हैं उस काम को पुरुष भी कर सकते हैं, और जो सैलरी पुरुष पा रहे हैं उस वो सैलरी जो है वो महिलाओं को भी मिल सकती है। फिर हम लोग बात करें जो मिनिमम वेजेस हैं, न्यूनतम वेतन के बजाय जीवन निर्वाह वेतन को लागू किया जाए, तो लाइवली लिविंग जो वेजेस हैं इनको जो है लागू किया जाए। मिनिमम वेजेस वह न्यूनतम राशि होती है जिसका किसी कर्मचारी को कानून द्वारा निर्धारित प्रति घंटा के हिसाब से भुगतान किया जाता है। जो कानून के अंदर लिखा है, जैसे कंपनी एक्ट 1948 2013 इनकी बात करें तो मिनिमम सैलरी जो है केवल वही देकर जो है उनको कह दिया जाता है कि आपको यही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग एक अच्छा जीवन जीने की बात करें तो जो किसी व्यक्ति या परिवार को गरीबी में रहने से बचने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि गरीबी से वो उसको उभार सकता है, एक ऐसी सैलरी जो है उसको देने की जरूरत है। तो यह राशि आमतौर पर न्यूनतम वेतन से अधिक होती है, कानून द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ये बेसिकली इसको समझिए कि जीवन निर्वाह का जो वेतन है वो सैलरी है वो अधिक होती है, आपको गरीबी में जाने से बचाती है, और जो मिनिमम वेज सैलरी होती है उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। बेसिक्स की बात करें तो लेबर जो मार्केट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब समान क्षमता वाले लोगों के साथ उनकी पहचान या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण अलग अलग व्यवहार किया जाता है। उनके अंदर कैपेसिटी जो है
उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस उनका जो बैकग्राउंड है, चाहे हम लोग कास्टिज्म ले लें, चाहे उनका जेंडर ले लें, उसके कारण उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किया ही जाता है। ऑक्सफैम क्या है? ऑक्सफैम गरीबी और अन्याय को खत्म करने के लिए असमानता से लड़ रहे व्यक्तियों का एक वैश्विक आंदोलन है। इसका गठन 1995 में एक एनजीओ के तौर पर किया गया था, जिसमें नॉलेज और रिसोर्सेज को साझा करने, गरीबी, अन्याय और असमानता लड़ाई में उनके प्रयासों को समन्वित करने के लिए इसका गठन जो है वो 1995 के अंदर ऑक्सफैम का किया गया था। आई थिंक ये रिपोर्ट जो है वो आपको काफी हेल्प करने वाली है। भाई पुतिन भाई साहब आ चुके हैं। पुतिन जो है वो क्या कहना है इनके, 15% यूक्रेन पर इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है। रूस चाहता तो 10 दिन के अंदर जो है वो पूरा का पूरा यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेता, लेकिन इसकी मंशा ये थी कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके जो वास्तविक चेहरे हैं इनको सामने लेकर आए। ये बड़े बड़े जो वादे करते हैं देशों के साथ निभाने के, वो जो है उनका असली चेहरा जो है वो रूस अब पता नहीं सामने लाने में कामयाब रहा है कि नहीं रहा। आई थिंक कामयाब रहा ही है, जहां तक है कि अमेरिका ने यूक्रेन को कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो पीछे हटा। इसके साथ में ही रूस के पास में जितने भी पुराने हथियार थे उनको अच्छे से काम में लिया है, जो जंग लगे हुए थे उनको निकाला है, क्योंकि वैसे भी वो काम में नहीं आने वाले थे, यूक्रेन के अंदर काम में ले लिया। और आज 15% जो है वो पुतिन भाई साहब ने अपने एनक्रोचमेंट एरिया के अंदर, मतलब रूस के अंदर, उसको कवर कर लिया है। तो खैर इस बंदे की बात ही अलग है ना। चलिए, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं पूर्वी आर्थिक मंच और भारत के संतुलित कार्यवाही, द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम एंड इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को हम लोग देखेंगे, मेजर इन्वेस्टर्स इन फोरम को देखेंगे, एम क्या है ईईएफ का, ये हम लोग यानी कि तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में रूस के द्वारा व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की गई है। रूस ने इसकी मेजबानी की है, व्लादिवोस्तोक के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। यह फोरम उद्यमियों के लिए रूस के सुदूर पूर्व में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए एक मंच है। रूस के पूर्वी क्षेत्र में आपको पता है गैस एंड पेट्रोलियम के बहुत अथाह भंडार हैं, ठीक है, क्योंकि भारत की ओएनजीसी लिमिटेड जो कंपनी है, विदेश लिमिटेड, वो वहां पर एक पूरा का पूरा प्लांट जो है उसको रन कर रही है, वहां से गैसेस जो है उनको निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक निर्णय के द्वारा 2015 के अंदर की गई थी। पूर्वी आर्थिक मंच प्रदर्शित करता है क्या क्या, एक तो इकोनॉमिक पोटेंशियल, दूसरा सस्टेनेबल बिजनेस कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन। तो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक फोरम अभी आयोजित करवाया गया है व्लादिवोस्तोक में, ये रूस एक ये चाहता है कि जिन भी यूरोपियन कंट्रीज ने या नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए हैं, उनसे उभरने के लिए बेसिकली रूस ने कई सारे प्रस्ताव जो है वो इसके अंदर रखे हैं। इस मंच पर मुख्यतः निम्नलिखित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन जो है वो कैसे किया जाए, यानी खनिज जो उत्खनन है वो कैसे किया जाए, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाए, इंडस्ट्रीज जो है उनको कैसे डेवलप किया जाए, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैसे बूम जो है वो लाया जाए। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चीन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है वो निवेशक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पोलर सी रूट को बढ़ावा देने की संभावनाएं देख रहा है। इस क्षेत्र में किए गए कुल निवेश का 90% चीन द्वारा किया गया है। चीन आरएफए क्षेत्र से सटे हुए अपने हेई लॉन्गजियांग प्रांत को भी विकसित जो है वो करना चाहता है। अगर हम लोग बात करें हु आर मेजर इन्वेस्टर इन फोरम, तो दक्षिण कोरिया द्वारा जो है इसमें निवेश किया गया है। जैसे हम लोग कहें कि शिप बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गैस जो लिक्विफाई प्लांट्स हैं उनके अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फिशरीज के अंदर जो है ये इनका क्या है इन्वेस्टमेंट किया गया है साउथ कोरिया का। आप लोग साउथ कोरिया की कैपिटल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जापान, जापान जो है वो बेसिकली 4 आइलैंड से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। बेसिकली जापान जो है वो अपने खनिज उत्खनन के लिए काफी जाना जाता है, मिनरल जो है प्रोडक्शन काफी होते हैं। इसने आर्थिक सहयोग के 8 क्षेत्रों की पहचान की है और निजी व्यवसाय को रूस के सुदूर पूर्व में यानी कि व्लादिवोस्तोक के क्षेत्र में विकास में निवेश करने के लिए जो है वो काफी प्रेरित किया है। भारत की बहुत जो है बात की जानी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए ही आपको मेंस में लिखने को मिलेगा। तो भारत जो है वो हम लोग बात करें कॉर्पोरेशन इन एनर्जी, सबसे पहला पॉइंट यही आएगा। फिर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मैरीटाइम कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर, टूरिज्म, फिर डायमंड इंडस्ट्री है, आर्किटेक्ट, ये तमाम बातें जो हैं वो भारत के लिए बहुत मायने रखती हैं।
तो 2019 में भारत इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भी पेश कर चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पैरा को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करने वाला है। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक फोरम की, तो क्या एम है इसका? सबसे पहले कि एफडीआई जो है इसको बढ़ाया जाए, फिर जितनी भी रिसोर्सेज हैं जैसे मछली है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, इनका दोहन जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए। जो कनेक्ट जो है यानी कि कनेक्टिविटी, यानी कि हम लोग कहें कि दूसरे देशों के साथ में जो इनका व्यापार है, ट्रेड है, उसको जो है और बढ़ाया जाए, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो निर्मित होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम लोग देखें अब बैलेंस बिटवीन द ईईएफ एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, तो ईईएफ में निवेश जो है वो कितना है? तो भारत मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद रूस द्वारा शुरू किए गए पूर्वी आर्थिक मंच में निवेश से जो है वो नहीं कतरा रहा है। भारत का इसमें इन्वेस्टमेंट काफी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आईपीईएफ की, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की, तो भारत ने इसके 4 पिलर्स में 3 को अपनी पुष्टि जो है स्वीकृति दे दी है, केवल एक बाकी है, और वो भी केवल जो रुका हुआ है वो चाइना के कारण थोड़ा सा भारत जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट में रुका हुआ है। बाकी 3 जो प्रोजेक्ट हैं उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट भारत कर चुका है। चाइना की बात करें तो चीन के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, ठीक है, या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का हिस्सा बने बगैर भारत के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने का आदर्श जो है वो अवसर है। फिर हम लोग बात करें इंपोर्टेंस फॉर आईपीईएफ फॉर इंडिया, तो जो है डिसएंगेज फ्रॉम सप्लाई चेन्स, आपूर्ति श्रृंखला से मुक्त, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क चीन पर निर्भर आपूर्ति श्रृंखलाओं से छुटकारा पाने में मदद करेगा और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का हिस्सा जो है वो भी बनाएगा। इसके साथ में अगर रॉ मटेरियल्स की बात करें तो भारत जो है वो चीन पर भारत की निर्भरता को और कम जो है ये करेगा। तो व्लादिवोस्तोक के अंदर जो मीटिंग हुई है, अगर हम लोग रूस के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ईस्टर्न साइड में, तो भारत के लिए काफी बेनिफिट ये हो सकता है। वर्ष 2021 में जो है आईपीईएफ को घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि बेसिकली परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय मानक निर्धारित करना, यानी कि रीजनल इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करना, इसको एनकरेज करना। इसमें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन यानी कि आसियान की बात की जा रही है, इसके सदस्य देशों को शामिल करना इसका एक उद्देश्य भी है, इसका ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब्राहम अकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि अब्राहम अकॉर्ड जो है इसकी मीटिंग सितंबर 2021 के अंदर भी आयोजित हुई थी, 20 के अंदर, सॉरी 21 में नहीं 20 के अंदर भी आयोजित हुई थी। अलग अलग सिग्नेचर जो है वो आप लोग इसके ऊपर देख रहे हैं। बेसिकली ये जो किया गया था अब्राहम अकॉर्ड, वो फर्स्ट टाइम जो किया गया था वो 1995 के अंदर किया गया था, और उस समय इजराइल की जो प्रधानमंत्री है वो कहां पहुंचे थे? व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचे थे। चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर ईस्ट रीजन ऑफ फॉर इंडिया, ये भी हम लोग देखेंगे, मिडिल ईस्ट के बारे में। फिर सिग्निफिकेंस और अब्राहम अकॉर्ड फॉर इंडिया, और इसके कंक्लूजन पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर एवं लागू होने के 2 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि लगभग सितंबर के अंदर जो है ये साइन किया गया है ना, सितंबर 2020 के अंदर ही साइन किया गया था। 2 साल जो है इसके पूरे होने वाले हैं। इस समझौते ने न केवल सदस्य देशों की मदद की है बल्कि भारत को विभिन्न लाभ जो है वो प्रदान किए हैं। इस आर्टिकल में अब्राहम अकॉर्ड के महत्व पर जो है वो प्रकाश डाला गया है। क्या है अब्राहम अकॉर्ड, देखते हैं अभी। देखिए मोहम्मद सोलिमन, तो बेसिकली मिस्र के एक विद्वान मोहम्मद सोलिमन इंडो अब्राहम अकॉर्ड समझौते के विचार और भारत के पश्चिम में इसके अंतर क्षेत्रीय निहितार्थ को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल ही में आयोजित भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच पहली बैठक को व्यापक रूप से अब्राहम अकॉर्ड की तर्ज पर मध्य पूर्व का एक नया क्वाड जो है वो भी कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मध्यस्थता में संपन्न हुआ अब्राहम अकॉर्ड औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच एक सामान्यकरण समझौता है। तो अब्राहम अकॉर्ड आपको पता है रिसेंटली अभी एग्जाम के अंदर भी आया था ये। तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की बात की जा रही है और इजराइल के बीच में एक जनरल एग्रीमेंट जो है वो हुआ था। बाद में इस समझौते में बहरीन, सूडान, मोरक्को भी जो है वो शामिल हो गए थे। इस समझौते में इजराइल अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को हड़प ने अपने कब्जे में लेने की योजना को जो है स्थगित करने पर सहमत हुआ था। ये जो आप लोग देख रहे हैं वेस्ट बैंक, तो आप लोगों ने जेरूसलेम का नाम सुना होगा। तो जेरूसलेम इज ए हॉली पैलेस। तो बेसिकली क्या है, इजराइल हमेशा इसको अपनी राजधानी, कैपिटल जो है वो मानता है जेरूसलेम को। लेकिन जब अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ तो उस समय डिसाइड हुआ कि इस हॉली प्लेस के अंदर जो है वो कोई भी हम लोग क्या नहीं करेंगे, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे
और इसी बात को लेकर अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन होता है। लेकिन फिर भी कई सारी घटनाएं जो है वो वहां पर देखने को मिलती है। तो यूएई, मिस्र और जॉर्डन के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला तीसरा अरब राष्ट्र जो है वो बन गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो इजराइल और जॉर्डन ने क्या किया, इजराइल को देश के रूप में मान्यता दी और उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात ने इसको देश के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राइजिंग इंपोर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट रीजन फॉर इंडिया, तो ऊर्जा सुरक्षा की हम लोग बात कर सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी की। मध्य पूर्व क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के कुल तेल आयात का लगभग 2/3 क्षेत्र इस क्षेत्र से ही जो है आता है। अगर हम लोग बात करें रेमिटेंस की, तो रेमिटेंस जो है नौकरी की तलाश में लाखों भारतीय जो हैं वो वहां पर बसे हुए हैं। जो लोग देश के बाहर कुल जो है रेमिटेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत के अंदर भेजते हैं। इसके साथ में स्ट्रेटेजिक रीजन की बात करें तो फारस की खाड़ी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है यहां पर एक रणनीतिक बिंदु जो है वो यहां पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें मध्य पूर्व क्षेत्र में एक एफडीआई जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। सऊदी अरब भारत में $100 अरब के निवेश की योजना बना रहा है। अन्य देशों ने भी भारत में निवेश की जो है वो रुचि दिखाई है। पाकिस्तान का प्रत्युत्तर क्या है, यानी कि काउंटरिंग फॉर पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान मध्य पूर्व में बहुत सक्रिय है। इस्लामिक सहयोग संगठन की बात करें, ओआईसी की बात करें, तो कि इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तुर्की जैसे खास अरब देशों से संबंध बनाकर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग को पता है कि पाकिस्तान जब भी बात करता है वो कश्मीर मुद्दे को जरूर छेड़ता है, लेकिन भारत ने कभी भी पाकिस्तान का नाम लेकर यूएन के अंदर संबोधित नहीं किया है कि हम बेसिकली पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं। हम केवल पड़ोसी देशों का नाम कहते हैं उसके अंदर, और एनएसजी में समर्थन पाने के लिए भारत को रोक रहा है। अतः भारत एक परिष्कृत शक्ति संतुलन कूटनीति, यानी कि हम लोग बात करें, भारत जो है वो एक ऐसी यानी कि स्थिति का सामना करता है जहां पर नॉन अलाइंड की तरह भारत क्या करता है कि हमेशा अपने जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उनको खुलकर सामने कभी भी नहीं रखता है कि वो उसकी आखिरकार मंशा क्या है। इसीलिए भारत कभी भी किसी देश के नाम को लेकर संबोधित नहीं करता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक डिप्लोमेटिक आंसर भारत का होता है। तो इसी माध्यम से खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तानी प्रभाव का जो है मुकाबला करने का भारत प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम लोग बात करें कि जो मिडिल ईस्ट है वहां पर डिफेंस इंपोर्ट की बात करें, तो इजराइल अपनी तकनीकी, खुफिया और सैन्य सहायता की वजह से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो बन रहा है। देखिए, खुफिया विभाग जो है, आपको पता है इजराइल का जो खुफिया विभाग है वो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन एक खुफिया विभाग है। इंटेलिजेंस जो है वो काम करता है। मोसाद जो है, मोसाद पता होगा आप लोगों को, मोसाद जो है वो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि विश्व की सबसे पावरफुल एजेंसी है। इजराइल भारत के प्रमुख सैन्य उपकरण प्रदाताओं में से एक है। इजराइल से भारत के पास में हथियार आते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी आती है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार जो है वो भी बन रहा है। अगर हम लोग बात करें सुरक्षा चुनौती की, इस क्षेत्र में बढ़ते आतंकवाद का भारत पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। आर्थिक सहयोग की बात करें, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात करें, तो पूर्वी भूमध्य सागर में नए हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज ने तुर्की और ग्रीस के बीच क्षेत्रीय विवादों को फिर से ताजा कर दिया है और क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाने के लिए तुर्की द्वारा किए जा रहे प्रयासों ने ग्रीस और संयुक्त अरब अमीरात को एक दूसरे के करीब जो है वो लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ है। तो भारत जो है वो हमेशा नॉन अलाइंड पार्टनर के तौर पर जो है वो किसी भी राष्ट्र के साथ में बहुत अच्छा समझौता कर लेता है। तो भारत ने भी क्या हुआ है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छा अपना सिग्निफिकेंट कदम जो है वो रखा है। अगर हम लोग बात करें रीजनल कनेक्टिविटी की, तो अब्राहम अकॉर्ड ने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क में सुधार किया है। इस क्षेत्रीय संपर्क से भारतीय को भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए खाड़ी में रहने वाले भारतीय प्रवासी अब सीधे संयुक्त अरब अमीरात से इजराइल और इजराइल से बहरीन के लिए जो है वो उड़ान भर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की, तो व्यापार के अलावा यूएई और इजराइल के लिए अंतरिक्ष से लेकर जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इस तक कई क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने की इनकी संभावनाएं हैं। तो भारत के अंदर तो टेक्नोलॉजी बूस्ट करेगी ही, साथ में यहां पर जो है वो रोजगार के साधन बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी हमारे पास में आएगी और डिफेंस सेक्टर में हम लोग काफी अच्छा ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अब्राहम अकॉर्ड की, तो भारत के जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिग्निफिकेंट है, तो सबसे पहले हम लोग कहें कि एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी जो है इसको हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो भारत के इस क्षेत्र के साथ यह संबंध मिस्र जैसे अन्य क्षेत्रीय भागीदारी के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए जो है वो दरवाजे ओपन करेंगे, द्वार खोलेंगे। इसका इस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा।
फिर हम लोग बात करें पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया में शांति की स्थिरता की बात करें तो समझौता पश्चिम एशिया में पारंपरिक विरोधियों इजराइल और अरबों के बीच पहली बार व्यापक मेलजोल के द्वार जो है वो खोलता है। इससे इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी के जो है द्वार वो भी खुल जाएंगे। देखिए, भारत बेसिकली ये चाहता है कि जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरी दुनिया जो है वो बाइपोलर बन गई थी, बाइपोलर जो है वो बन चुकी थी, एक तरफ रशिया था एक तरफ अमेरिका था। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1990 के अंदर, उसके बाद में केवल यूनिपोलर पूरा विश्व बना और उसका जो लीडरशिप है वो कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। तो भारत का ये मानना है कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी लीडर ना रहे, मतलब कोई भी पोल ना रहे, एशिया के अंदर कोई भी पोल ना रहे और इंडिया के अंदर जो है वो पोल रहे, यूनिपोलर रहे और उसका नेतृत्व कौन करे? इंडिया करे। तो भारत इस तरफ, इस पॉलिसी की तरफ जो है वो ज्यादा गौर करता है। ठीक है, रिसेंटली आप लोग को पता होगा I2U2 के बारे में, है ना। तो इस समझौते के गठन के तहत अगर इजराइल की बात करें, भारत की बात करें, यूएई की बात करें और यूएसए की बात करें तो इनकी द्वारा जो है वो क्या स्थापित किया गया है? I2U2 जो है एक ग्रुप रिसेंटली जो है वो किया गया है। तो आई में दो आई है, तो इजराइल और इंडिया हो गया और यहां पर यूएई और यूएसए हो चुका है। ठीक है, चलिए कंक्लूजन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वाड आप लोग जानते होंगे कि क्वाड के अंदर जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, यूएसए शामिल है और इंडिया शामिल है। तो ये चार कंट्री जो है वो क्वाड कंट्रीज कहलाती हैं। एशियन नाटो जो है वो चाइना इसको कहता है कि बेसिकली जो नाटो का ग्रुप का निर्माण हुआ था एक सैनिक संगठन के रूप में, चाइना कहता है कि बेसिकली ये भी एक क्या है? एशियन नाटो ही है। तो क्वाड ने जिस तरह से भारत के इंडो पैसिफिक के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है, उसी तरह ग्रेटर मिडिल ईस्ट पश्चिम में विस्तारित पड़ोस के साथ भारत के जुड़ाव के लिए असंख्य अवसर जो है वो प्रदान कर सकता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि SC ST, आपको पता है कि रिजर्वेशन भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या जो ST है इस सूची में शामिल करने या हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है वो हम लोग इसमें समझने वाले हैं। लेकिन भारत के अंदर आरक्षण को जब 10 साल के लागू किया गया, आगे फिर 60 साल बढ़ाया, 70 साल कर दिया, अब 80 साल कर दिया, 2030 तक फिर से बढ़ाया जा चुका है। तो बेसिकली अब क्लेरिफाई करने की जरूरत आ चुकी है भारत के अंदर कि रिजर्वेशन जो है वो कब तक रखा जाएगा, क्या इसके प्रावधान होंगे, उसमें थोड़ा रिफॉर्म करने की जरूरत है और रिफॉर्म करने के बाद फिर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, ट्राइबल इंक्लूड्स कौन कौन से होते हैं एसटी के अंदर वो हम लोग बात करेंगे। ट्राइबल लिस्ट जो है वो कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे इंक्लूड किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है, इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट का क्या वक्तव्य है ट्राइबल्स इंक्लूजन को लेकर, और तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो भी ट्राइबल्स के बारे में होती है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों में एसटी की सूची में कुछ अन्य जनजातियों को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे एसटी एससी जो आरक्षण है इसके लिए दी जा रही सुविधाओं का लाभ जो है उनको मिल सकेगा। लेकिन कैसे इंक्लूड किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग बात करें हट्टी जनजाति की, हिमाचल प्रदेश के अंदर रहती है, सिरमौर जिले का ट्रांसगिरी क्षेत्र के अंदर ये रहती है। फिर हम लोग बात करें नारी कोवर, तमिलनाडु की पहाड़ी जनजाति है। फिर है कुरी वीरण, ये जो है जनजातियां भिंजिया, कुरी विकरण, नारी कोवर, ये सबको आप लोग याद रखना है ना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैच करने के लिए क्वेश्चन आए कि हट्टी जनजाति कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, नारी कोवर कहां है, तमिलनाडु के अंदर, कुरी विकरण कहां है, ये तमिलनाडु के अंदर, फिर बिंजिया कहां है, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसलिए मैच करने के लिए आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। हम लोग बात करें आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 की, तो जो एसटी को सूची में शामिल करने या हटाने के संबंधी अंतिम निर्णय राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर जो है वो निर्भर करता है। फिर हम लोग बात करें क्या क्राइटेरिया है, तो इनका एथनोलॉजिकल ट्रेड जो है यानी कि जाति विशिष्टता होनी चाहिए, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव जो कल्चर है, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, अलगाव बिल्कुल वो दूसरी जनजाति से अलगाव रखते हैं। फिर इनका पिछड़ापन जो है, इन तमाम यानी कि 5 पॉइंट है, इसी के आधार पर जो है वो एक जाति जो है वो जनजाति के अंदर कन्वर्ट जो है या फिर उनको इंक्लूड किया जाता है। किसी व्यक्ति को जनजाति से जोड़ने के लिए संबंध परीक्षण जो है वो जरूर आवश्यक समझा जाता है। इस बात की संभावना रहती है कि अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क, प्रवास और आधुनिकरण ने किसी जनजाति की पारंपरिक विशेषताओं को जो है वो मिटा दिया हो। हम लोग बात करें कि कितनी जनजातियां जो है वो इसके अंदर शामिल है, तो आर्टिकल 342 के तहत 705 जातियां जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। 10 करोड़ से अधिक भारतीयों को एसटी के रूप में अनुसूचित किया गया है। अनुसूचित जनजाति
कुल जनसंख्या का 8.6% है और ग्रामीण आबादी का 11.3% है। ये 8.6 वाला आंकड़ा आप लोग जरूर याद रखना। 705 जनजातियां है ये याद रखना, और 10 करोड़ जनसंख्या जो है वो इनकी भारत के अंदर है। इस तरीके से आप 3 पॉइंट तो कम से कम याद रख ही नहीं रखना। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट है, नीड है, एम है, तमाम बातों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा देश में माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ाने के लिए और उद्योगों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है इसको शुभारंभ किया गया है, और इस नीति को राष्ट्रीय बजट 2022-23 के अंदर भी इसकी घोषणा की गई थी। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। गुजरात ने विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता 2021 में शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है। तो गुजरात के बारे में याद रखिएगा। इसके साथ में भारत की जो रैंक है लॉजिस्टिक्स के अंदर वो 44th रही है। ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर हम लोग बात करें क्या जरूरत है, तो अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक लागत लगभग 13 से 14% अधिक है। भारत में लॉजिस्टिक्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर चार्जेस है, इन सबको मिलाकर जो है कॉस्ट जो है काफी बढ़ जाती है। भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र अत्यधिक डी और बहुत जटिल है। भारत के अंदर जो है आसानी से सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती है। कई बार जो है चेकिंग्स होती है, बार बार चेकिंग्स होती हैं। बात ठीक है, चेकिंग कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को अटका मत दीजिए। इसलिए भारत के अंदर जो है काफी मुश्किल होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से काम करना। यह क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और अगले 5 वर्षों में 10.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ भी है, और यह न केवल भारत के निर्यात बास्केट बल्कि उत्पादों और देशों को विविधीकरण में भी क्या करता है, मदद करता है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए लागत को 5 वर्षों में घटाकर 10% करना, ठीक है, ये एम है। और युवाओं में जो है स्किल डेवलपमेंट करना, ये क्या है, इस पॉलिसी का एम है। तो लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए लागत को 5 वर्षों में घटाकर जो है वो कितना करना है, यानी कि जो कॉस्टिंग आ रही है, चाहे ट्रांसपोर्ट चार्जेस को, लेबर चार्ज को हम लोग जोड़ें तो उसमें 10% कम कैसे किया जाए, जो ताकि पैसे जो है वो बचाए जा सकें। इसके साथ में स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। इसके साथ में ही सीमलेस मूवमेंट जो है वो होना चाहिए, मतलब निर्बाध आवाजाही जो है वो होनी चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा जो है वो और अच्छे से बढ़ सके। फिर जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत इजी लिबरल प्रोसेस होना चाहिए, डिजिटलाइज उसको किया जाना चाहिए। इसके साथ में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। 4 स्टेप्स हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, आईडीएस जो है इसको अपनाने की जरूरत है, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है वो 4 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर। पहला है आईडीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। इसमें क्या है कि 7 अलग अलग विभागों जैसे सड़क परिवहन, रेलवे, सीमा शुल्क, विमानन, विदेश व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय की विभिन्न प्रणालियों को डिजिटल से जो है वो एकत्रित किया जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। फिर हम लोग बात करें यूएलआईपी की, तो यूएलआईपी यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या करेगा, इससे कार्गो की संक्षिप्त और सुगम आवाजाही में जो है सुधार होगा। जो भी सामान है, जो भी इसको सूचनाएं हैं, इसको गोपनीय रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट को यूएलआईपी विकसित करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इसमें हो गए, ठीक है। अदर स्टेप्स कौन कौन सी हैं कि वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक प्रभाग का जो है वो गठन किया जाएगा, डिपार्टमेंट बनेगा। फिर गति शक्ति योजना के साथ में इसको इन्वॉल्व किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। भारतमाला कार्यक्रम जो है उसके साथ में इसको साझा किया जाएगा और इसके तहत 84,000 किलोमीटर नए राजमार्ग का जो है वो निर्माण किया जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट आप लोग को पता है, देश के 75,000 किलोमीटर समुद्र तट और 14,500 किलोमीटर नौगम में जलमार्ग की क्षमता का दोहन करने के लिए योजना जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, आप लोगों को सेशन कैसा लगा मुझे आप लोग इंस्टा पर जरूर बताइएगा। आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। क्विज भी आप लोगों के लिए वहां पर अवेलेबल है, आप लोगों को वहां पर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो लास्ट वीक का पीआईबी न्यूज एनालिसिस जो है वो भी आपको जल्द मिलने वाला है। इससे पहले वाले सेशन आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग उनको देखिएगा, उनके नोट्स बनाइएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।